कॉम्प्रीहेंशन वन। तो कॉम्प्रीहेंशन वन में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H17Br। तो हमारे पास कंपाउंड गिवन है C10H17Br, ये हमारे पास कंपाउंड ए है। तो और ये वाला जो कंपाउंड है इट इज़ नॉट नॉन रिजॉल्वेबल। नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब यहाँ से ये पता लगा ये जो कंपाउंड होगा वो हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। इट डज़ नॉट डीक्लोराइज ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो ये जो कंपाउंड है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस नहीं करता। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता इस कंपाउंड का मतलब इस कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या है, एब्सेंट है। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं अभी इनके अंदर अनसैचुरेशंस नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो अगर इस ए कंपाउंड का रिएक्शंस अगर हम लोग करवाते हैं यहाँ पे टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, तो हमारे पास एक बी कंपाउंड बनता है और बी कंपाउंड जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। तो बी एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो अपने को पता है कि जो टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन होता है ये क्या करता है, बीटा एलिमिनेशंस करेगा। और अगर ये बीटा एलिमिनेशंस करेगा तो बीटा एलिमिनेशन से जो बी वाला प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो वाला प्रोडक्ट एल्कीन होगा। तो बी प्रोडक्ट एल्कीन है। तो बी के अंदर उन्होंने बोला कि अगर H2 को ऐड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम दैट इज़ अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। तो एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो कंपाउंड बनेगा सी यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बन रहा है C10H18। तो इट मीन जो एल्कीन होगा, एल्कीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C10H16 होगा। रीज़न क्योंकि जब बीटा एलिमिनेशन होती है, बीटा एलिमिनेशन के अंदर HBr बाहर निकलता है तो एक H और एक Br को बाहर निकाल देंगे तो एल्कीन का फॉर्मूला C10H16 हमारे पास बचेगा। H2 ऐड करने से वो बन जाएगा C10H18। ओके राइट। अब ये जो कंपाउंड था C10H18 एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर अगर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर हम लोग ऐड करेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, हेलोजिनेशंस करेंगे तो 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स पॉसिबल, 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। तो 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स का मतलब ये हुआ कि ये जो C10H18 ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे, 3 डिफरेंट टाइप हाइड्रोजन। क्योंकि जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही हेलोजिनेशन के दौरान प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी होगी। ओके अब आगे इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं कि ये जो कंपाउंड बी है इसको अगर KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द हॉट KMnO4 के साथ तो कंपाउंड सी कंपाउंड फॉर्मेशन होता है और सी कंपाउंड का फॉर्मूला है C10H16O3। ये बनेगा सी कंपाउंड का रिएक्शन अगर सोडा लाइम के साथ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम के साथ करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो डी कंपाउंड बनता है वो बनता है C9H16O। ये बन जाता है डी कंपाउंड। और डी कंपाउंड में अगर रिडक्शंस करते हैं इसके अंदर अगर LiAlH4 को डाल दिया तो डी कंपाउंड की रिडक्शंस करने के बाद उसके अंदर H2SO4 डाल दिया और डालने के बाद जो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो बनता है कंपाउंड C9H16। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इसको बोलते हैं ई कंपाउंड। ये ई कंपाउंड है। तो अगर ई का रिएक्शन फर्दर ओजोन के साथ किया जाता है, O3 के साथ ओजोनोलाइसिस करते हैं ओजोन के साथ इन द जिंक और वाटर के प्रेजेंस में, तो फाइनली जो कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देता है वो कंपाउंड बनता है 6 कीटोनोनल। 6 कीटोनोनल राइट। तो ये हमारे पास कंपाउंड, ये क्वेश्चन हमारे पास पूरा स्टेटमेंट गिवन है। तो अब सबसे पहले इन्होंने बोला गया भी कंपाउंड ए को आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि ऑप्शंस को उठा के करिए क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट गिवन है। अगर हम लोग ए को देखें तो एक तो जो ए कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, मतलब उसके पास कायरल सेंटर ना हो। दूसरा मॉलिक्यूल के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। और अगर मैं ए कंपाउंड का DU का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन C+1 -H+X -N/2 करके अगर हम लोग इसका DU निकालते हैं तो C का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 10+1
माइनस हाइड्रोजन हमारे पास हो गया 17 प्लस एक्स का मतलब हेलोजन, हेलोजन 1 है, नाइट्रोजन 0 है बाई 2। तो यहाँ से अगर डी यू का वैल्यू निकालेंगे तो डी यू 2 आएगा। तो इट मीन ए कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होगा जिसके पास कायरल सेंटर नहीं होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा और उसका डी यू 2 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा रहेगा। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है कि एक तो जो ए कंपाउंड है, तो ए कंपाउंड में जिस कार्बन के साथ बी आर लगा हुआ है, ए कंपाउंड के अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और इसका डी यू 2 आ रहा है क्योंकि इसके अंदर 2 साइक्लिक रिंग है। तो ए कंपाउंड तो ए दिख ही गया अपने को, बी और सी तो है ही नहीं। अब कैसे देख सकते हैं, एक तो ये देख सकते हो ये वाला कार्बन कायरल है, एक तो बी कंपाउंड के अंदर ये वाला कार्बन कायरल हुआ तो इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बन गया। दूसरा बी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो ये इसका मतलब बी कंपाउंड की पॉसिबिलिटी नहीं है। सी कंपाउंड में देखें तो सी कंपाउंड में ये जो बी आर है, जिस कार्बन के साथ बी आर लगा हुआ ये कंपाउंड कायरल है और इवन के अगर इस कंपाउंड का डी यू कैलकुलेट करते हैं इस कंपाउंड का डी यू 4 आएगा। तो ये तो डी यू को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा तो सी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो ए कंपाउंड होगा वो हमारे पास ए ऑप्शन बनेगा। अब जो ए कंपाउंड था उसमें हम लोग बीटा एलिमिनेशन करके बी कंपाउंड्स बना रहे हैं और बी कंपाउंड जो बी कंपाउंड है अब सीधा इसका मतलब ये होगा भी ए कंपाउंड है उसका बीटा एलिमिनेशन करना है, उसकी बीटा एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बी कंपाउंड होगा। और यहाँ पे टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन दिया हुआ है और टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन से जो प्रोडक्ट्स बनता है ना वो हॉफमैन के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनता होता है। बट हम लोग इस स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे भी एल्कीन से जो एल्केन बनेगा ना उसके पास 3 डिफरेंट हाइड्रोजन होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मेरे पास 1 कंपाउंड मिल गया मेरे को, अब मैंने उसके ना बीटा एलिमिनेशंस करनी है। मेरे पास कंपाउंड ये गिवन था, यहाँ पे लगा हुआ था बी आर। अब इस कंपाउंड का बीटा एलिमिनेशंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्ड ब्यूटॉक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसमें बीटा एलिमिनेशंस करते हैं तो बीटा एलिमिनेशंस करने के बाद हमारे पास एक ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप होगा। देखिए ये पोजीशन है अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2 और ये बीटा 3। तो बीटा 1 से एलिमिनेशन हो, बीटा 2 से एलिमिनेशन हो, सेम बात है। तो इसका मतलब इसके पास 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं, या तो बीटा 1 कॉमा बीटा 2 से एलिमिनेशन हो सकता है या फिर बीटा 3 से एलिमिनेशन हो सकता है। तो अगर बीटा 3 से एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप होगा और ऐसा ऑप्शन कहीं पे भी गिवन नहीं है, राइट। तो इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बेटा, हमारे पास बी कंपाउंड ही दिखाई देगा। तो एक ये कंपाउंड तो हो ही नहीं सकता ना किसी तरीके से, क्योंकि अगर ए कंपाउंड जो आपके पास है उसके अंदर अगर एक हेलोजन है तो अगर एक बार एलिमिनेशन करोगे तो एक ही डबल बॉन्ड डेवलप होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सॉरी, जो बी कंपाउंड है वो भी नहीं होगा, सॉरी जो बी कंपाउंड है वो भी नहीं होगा। कोई बी में बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग कैसे बनेगी, बी कंपाउंड नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे जो सी है, सी के अंदर क्या होगा, सी वाला कंपाउंड पॉसिबल है, ये तब बनेगा अगर बीटा 2 से एलिमिनेशन हो जाएगा। डी कंपाउंड ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंपाउंड के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड दे रखे हैं, 3 डबल बॉन्ड तो आ नहीं सकते, क्योंकि अगर एक ही लिविंग ग्रुप था तो एक ही डबल बॉन्ड डेवलप होता। तो इसका मतलब यहाँ पे सी बनेगा। तो जो कंपाउंड बी होगा वो सी कंपाउंड होगा। इसको फर्दर वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो अब कैसे फर्दर वेरीफाई करेंगे, अगर यही कंपाउंड है तो इसके अंदर मैं H2 डालूंगा जैसे बोला गया था, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अब सिंगल बॉन्ड में हेलोजिनेशन क्लोरिनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उन्होंने बोला था 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, वो तभी पॉसिबल होगा अगर उसके बाद 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे। तो देखो यहाँ पे H लग जाए, यहाँ पे Cl लग सकता है एक कंपाउंड, यहाँ पे Cl लग जाए सेकेंड कंपाउंड, यहाँ पे Cl लग जाए थर्ड कंपाउंड। तो इसका मतलब अगर इसमें हेलोजिनेशन होगा तो 3 ही डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने पास। 1 पॉसिबिलिटीज़ ये होगी, सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है जो Cl वाला ग्रुप है वो यहाँ पे लग जाए, और थर्ड पॉसिबिलिटी होगी अपने पास 6 मेंबर रिंग दोनों होगी और Cl वाला यहाँ पे लग जाए, राइट। तो इसका मतलब इस कंपाउंड की हेलोजिनेशंस करने से हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो बी कंपाउंड होगा वो हमारा सी ऑप्शन वाला कंपाउंड है वही होने वाला है, राइट। अब आगे हम लोगों ने करना है, तो जो बी कंपाउंड था, अब जो अगले वाला क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिफाई करना है सी कंपाउंड। तो पहले सी कंपाउंड का सीक्वेंस देख लेते हैं, सी कंपाउंड कैसे जा रहा है। जो बी कंपाउंड है उसका खोड KMnO4 के साथ रिएक्शंस करेंगे पहले, उससे कंपाउंड सी बनेगा। ओके, तो ये जो बी कंपाउंड था इसका KMnO4 के साथ रिएक्शंस करना है।
तो हमारे पास तो ये जो बी कंपाउंड है हमारे पास, इसका KMnO4 के साथ रिएक्शंस करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो जैसे ही इसका KMnO4 के साथ रिएक्शंस करेंगे, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट KMnO4 के साथ, तो होगा क्या, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के टूटने से ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है इसके साथ एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 और इस तरफ लग जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा केस लगता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमने स्टडी किया था कि अगर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ एक H और एक R लगा होगा तो हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शंस करने पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ अगर दोनों R ग्रुप लगे होंगे तो हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शंस करने पे वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम लोग इस केस को देखें, ये वाले कार्बन को देखें, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है वो दोनों तरफ कार्बन से लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप कीटोन में कन्वर्ट होगा। अगर दूसरे वाले डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को देखें, इसमें क्या एक H भी लगा होगा, तो ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये वाला प्रोडक्ट होगा, जिसमें 6 मेंबर रिंग के साथ कीटोन होगा और 6 मेंबर रिंग के बाहर 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। तो इसका मतलब जो थर्ड कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। तो हमने सी कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई कर लिया, सी कंपाउंड कौन सा होगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें कंपाउंड डी को आइडेंटिफाई करना है। अब देखते हैं डी कैसे बन रहा है। जो हमारे पास सी कंपाउंड था उसमें डी कार्बोक्सिलेशन करनी है, ये डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे सी कंपाउंड के अंदर, फिर जाकर हमारे पास डी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो जो सी कंपाउंड अपने पास है उसका डी कार्बोक्सिलेशन कर लेते हैं। तो जब इसका डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो कंपाउंड हमारे पास है, ये हमारे पास कंपाउंड था। अगर इसका डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन से क्या होगा, यहाँ से CO2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो CO2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो CO2 अगर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो 6 मेंबर कीटोन एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनने वाला है हमारे पास फोर्थ जो कंपाउंड होगा उसमें 6 मेंबर रिंग से कीटोन का कीटोन रहेगा, साथ में 3 कार्बन का एल्केन होगा। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि फोर्थ कंपाउंड के अंदर कीटोन का कीटोन ग्रुप है, साथ में 1 2 3 कार्बन का एल्केन है। Comprehension 2. Hydrogenation of alkene and alkynes take place in presence of certain catalyst. Okay. In Sabattai-Sanderson reactions, the addition of hydrogen take place in presence of nickel catalyst. Okay. भी Sabattai and Sanderson reactions के अंदर जो हाइड्रोजन है वो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है। कंट्रोल्ड जो हाइड्रोजनेशन होता है एल्काइंस का वो लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उससे सिसएल्कीन बनता है। और जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस होगा, नॉन टर्मिनल एल्काइंस जिसमें एल्काइन को टर्मिनल पोजीशंस पे होगा, आर रिड्यूस्ड बाय सोडियम और लिथियम मेटल्स डिजॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया। तो नॉन टर्मिनल एल्काइंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसके द्वारा, सोडियम और लिथियम मेटल को अगर अमोनिया के साथ डिजॉल्व करेंगे। इन दिस रिएक्शन ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म्ड। तो ऊपर वाली रिएक्शन में जो मेजर पॉइंट है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो यह भी जो हाइड्रोजनेशन है, जो हाइड्रोजनेशन होता है वो सर्टेन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, ये पॉइंट दे रखा है। Sabattai-Sanderson रिएक्शंस के अंदर निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होता है। जो कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन है, जो एल्काइंस का कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन होगा वो लिंडलार कैटलिस्ट से सिसएल्कीन बनेगा, और जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है उसको अगर हम लोग इस रिएजेंट से रिड्यूस करते हैं उससे ट्रांसएल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिएक्शन इज मोस्ट एक्सोथर्मिक। ओके, तो आइडेंटिफाई करना है कि किसका हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा। तो इसमें क्या होगा, एल्कीन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है, एल्कीन का जो स्टेबिलिटी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। तो मॉलिक्यूल के पास जितने अल्फा एच ज़्यादा होंगे उतना एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑफ जो एल्कीन है, हम लोग ये लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
वो पहले स्टेटमेंट गलती से गलत बोला गया था। एल्कीन का जो स्टेबिलिटी है वो कितने एल्फेज ज़्यादा होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जितना एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। और जितना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, इसका मतलब क्योंकि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है हमेशा, तो इट मीन ये निकल के आया कि जो मोर स्टेबल एल्कीन है, जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा उसका लेस एक्सोथर्मिक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, राइट। तो देखते हैं, तो इसका मतलब इस केस में अब एल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में देखें तो ये अल्फा कार्बन, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन 6 है। अगर हम सेकंड ऑप्शंस को देखें तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ओनली 1, थर्ड कंपाउंड इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 4, और जो डी कंपाउंड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 7। तो सबसे लेस स्टेबल जो एल्कीन है वो कौन सा एल्कीन है? बी कंपाउंड हुआ, सबसे कम स्टेबल एल्कीन है, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें जो रिएक्टेंट है इसके साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं H2 प्लेटिनम कैल्शियम कार्बन। इट इज़ अ लिंडलार कैटलिस्ट है, और ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि लिंडलार कैटलिस्ट से सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब डबल बॉन्ड के अलॉन्ग सिस एल्कीन बनना चाहिए। और ये जो लिंडलार कैटलिस्ट है ना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता और सी डबल बॉन्ड ओ को अफेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब जो सी डबल बॉन्ड हो वो एज इट इज़ का एज इट इज़ रहना चाहिए, कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। तो ये वाला पार्ट अफेक्ट नहीं होगा, ये पार्ट अफेक्ट नहीं होगा, पर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर, और उस डबल बॉन्ड के लॉन्ग सिस अरेंजमेंट बनता हुआ अपने को दिखाई देगा। तो देखें इस क्वेश्चन को, तो इस मॉलिक्यूल को अगर देखें हम लोग तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा हमारे पास ए ऑप्शन। क्योंकि अगर इस मॉलिक्यूल थोड़ा सा ना, इसमें मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। पूरा मॉलिक्यूल था तो क्या होगा, कीटोन का तो कीटोन एज इट इज़ है, एल्कीन का एल्कीन एज इट इज़ है, पर ये जो एल्काइंस था वो एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, और इस एल्कीन के अलॉन्ग जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है वो सिस एल्कीन है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। जो थर्ड में रिलेटिव रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस के टूवर्ड रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेट मतलब रिएक्टिविटी, तो टूवर्ड हाइड्रोजनेशन जो रिएक्टिविटी होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा एल्कीन का उतना वो कम रिएक्टिव होगा, और एल्कीन का जो स्टेबिलिटी है वो हम लोग अल्फा एच से देखते हैं। तो पहले वाले मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा एच का नंबर ये 1 2 3 एंड 4 अल्फा कार्बन्स हो गए। तो पहले मॉलिक्यूल में 3 6 8 एंड 10। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में अल्फा एच का नंबर 10, सेकेंड मॉलिक्यूल्स के अंदर अल्फा एच का नंबर 3, थर्ड मॉलिक्यूल में अल्फा एच का नंबर 6, ये अल्फा कार्बन, फोर्थ कंपाउंड के अंदर अल्फा एच का नंबर 9। तो जितने अल्फा एच होंगे, क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा एच के। तो इसका मतलब जितने अल्फा एच ज़्यादा होंगे उतना एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना कम रिएक्टिव होगा। तो देखते हैं, सबसे ज़्यादा अल्फा एच फर्स्ट वाले के पास है, और इसका मतलब फर्स्ट सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो फर्स्ट सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो इसका मतलब ना तो बी ऑप्शन बन सकता है, ना सी ऑप्शन बन सकता है, ना डी ऑप्शन बन सकता है, ऑप्शन ए ही बनेगा। अब पूरे को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसका जो एग्जैक्ट ऑर्डर बनना चाहिए, सबसे कम स्टेबल कौन सा है? 2 वाला, तो 2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा फोर्थ, फिर आएगा फर्स्ट। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इट इज़ अ स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा उससे ऑपोजिट इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। सॉरी, मैंने क्या बोला, यहाँ पे गलती कर गया, सॉरी। यहाँ पे ये जो मैंने ऑर्डर बनाया था, ये जो ऑर्डर बना रहे हैं कि 2 सबसे ज़्यादा, फिर हमारे पास 3, यस 2 3 4 एंड 1 जो बनाए, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ही है। मैंने रिएक्टिविटी, नॉट अ स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, बिकॉज
जो सेकंड वाला है उसके पास एल्फा एच सबसे कम है, तो सबसे कम स्टेबल है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फर्स्ट कंपाउंड जिसके पास एल्फा एच सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बनना चाहिए 2 3 4 1, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा ए ऑप्शन। कॉम्प्रिहेंशन 3 कहते एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन गिव अल्कोहल। इट मीन एल्कीन के अंदर अगर हम लोग वाटर को ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम में तो अल्कोहल बनेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते रहते हैं, पहला लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कह रहे हैं कि अगर हम लोग वाटर का एडिशन जो होगा वो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनने वाला है, कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशंस करेंगे तो वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इज बेटर प्रोसेस देन द कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बिकॉज ओके। तो ये कह रहा है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नॉर्मल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से बेटर मेथड है, क्योंकि उसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। इन हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन अगर ये रिएक्शंस करते हैं तो एल्कीन के अंदर हाइड्रेशन होगा, पर वो होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ओके, हाइड्रोबरेशन रिएक्शंस में भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते बोथ इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म्ड, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली ये कह रहा है कि एल्कीन के अंदर अगर हम लोग हाइड्रेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। तो एल्कीन से अगर हम लोगों ने अल्कोहल बनाना है तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। वाटर का एडिशन कर दें H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लगा दें, चाहे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लगा दें। यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है, नो रीअरेंजमेंट। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है 2-फिनाइल प्रोपीन, 2-फिनाइल प्रोपीन। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है 2-फिनाइल प्रोपीन, राइट, यस। अब इसके अंदर एडिशंस करना है वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो वाटर का जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो डेफिनेटली जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे वाटर का OH वाला पार्ट जाएगा, और जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे H जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है CH रिंग, कार्बन कार्बन के साथ लगेगा OH, और यहाँ पे लगी हुई है फिनाइल रिंग्स। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो कंपाउंड का नेम क्या बन रहा है? तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी 1 2 3 3 कार्बन का बनेगा। तो कंपाउंड का नेम बनने वाला है यहाँ पे 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें कार्बोकेटाइन तो बनेगा, और कार्बोकेटाइन स्टेबल ही यहीं पे बनेगा। जिस कार्बन के साथ OH जा रहा है इसी कार्बन के ऊपर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो बी पार्ट है, इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हम लोग HBO रिएक्शंस को कर रहे हैं। तो HBO के अंदर वाटर का एडिशन होता है डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव होता है। तो इसका मतलब जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहाँ पे OH को भेज देंगे, यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहाँ पे H को भेज देंगे, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बनता है वो दिखाई दे रहा है, वो बन रहा है बी ऑप्शन। जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी B2H6 जैसे हम लोग सेकंड वाले के अंदर सेम चीज़ यहाँ पे रिएक्शन हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे भी जो रिएक्शन हो रही है वो भी हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन ही है, सेम रिएक्शन है। तो इसके अंदर अगेन पर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एल्कीन के अंदर करते हैं सेम एल्काइंस के अंदर चलाएंगे कि अगर इसके अंदर HBO रिएक्शन होगा तो वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव होगा। तो OH उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो H उसके पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है।
और इससे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। अब ये जो फॉर्म बना इट इज़ अ इनॉल, तो ये वाले कंपाउंड के अंदर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा, कन्वर्टेड इनटू यहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर, तो हमारे पास अगर इसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH के अंदर, तो एल्डिहाइड बन जाएगा हमारे पास। तो फाइनली प्रोडक्ट 3 कार्बन के साथ एल्डिहाइड वाला होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए।